हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। कल भारत में यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत का यूनियन बजट प्रेजेंट किया। वैसे तो ये एक इंटरिम बजट है, फुल फ्लैज बजट तो मेरे ख्याल से जुलाई के महीने में ही आएगा। अच्छा, इंटरिम बजट क्यों? क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि बजट पेश करने का राइट जो है वो एक चुनी हुई गवर्नमेंट के पास ही है। और क्योंकि भारत तकरीबन महीने 2 महीने के अंदर ही चुनाव के उसमें जाने वाला है, तो भारत के संविधान के हिसाब से भारत की जो फुल फ्लैज बजट जो है वो जुलाई के महीने में आएगा। इसीलिए भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस टाइम एक इंटरिम बजट प्रेजेंट किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई के महीने में भी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण भी होंगी और निर्मला सीतारमण ही जुलाई का बजट भी प्रेजेंट करेगी। चलिए अब आते हैं बजट की कुछ हाइलाइट्स के ऊपर। मेरे हिसाब से तो यह बजट जो है एक बहुत ही बैलेंस बजट प्रेजेंट किया है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने। ऐसा क्यों कि इसमें सोसाइटी के सारे तबकों का ख्याल रखा गया, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप हो, चाहे वो मिडिल इनकम ग्रुप हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ग्रुप हो, सबको एक बैलेंस लेवल पे केटर किया गया है। और जो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पूरी भारत के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में, अच्छा एक बात और, इस बजट से लेकर के एक बहुत ही चटपटी चीज या एक बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना। अच्छा, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें एक बहुत ही नया नारा दिया। अब तक तो हम सुनते आते थे कि जय जवान जय किसान, लेकिन इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यानी कि भारत जो है वो फोकस कर रहा है साइंस के ऊपर भी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कई फिगर्स या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर। इस साल जो है या पिछले गए साल जो है वो एवरेज जीएसटी कलेक्शन लगभग डबल हो गया है। यानी कि टैक्स के रूप में जो सेल टैक्स और सर्विस टैक्स के रूप में जो पैसे आते हैं भारत को या भारत की इकोनॉमी में, वो लगभग डबल हो गया है। और भारत का फोकस जो है इस टाइम जो है वो क्लीन एनर्जी, स्टार्टअप कल्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आदि पे बहुत ज्यादा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इन चीजों को और ज्यादा फोकस में लेते हुए इन चीजों को और ज्यादा प्रमोट करने की बात कही है। और बीजेपी का मोटो तो आप जानते ही हो, सबका साथ सबका विकास। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के भी बहुत जोर दिया है, ताकि लखपति दीदी और इस तरह के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आगे आएं और इस देश की गति को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दें। और इस बजट को देख करके मुझे ये तो कॉन्फिडेंस आता है और ये कन्विक्शन हो रही है कि भारत जो है वो एक डेवलप कंट्री, एक डेवलप देश बनने की राह में पूर्णतः निकल चुका है। और बहुत ही जल्दी जो है हम एक डेवलप कंट्रीज बन के दिखाएंगे। और आगे चलते हैं। भारत की नॉमिनल ग्रोथ जो है, भारत की नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ जो है वो आगे कुछ साल में 10.5% एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट करी गई है। ठीक है जी, यानी कि भारत में ग्रोथ रेट जो है वो 10% के आसपास रहने वाला है, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही बड़ी बात है। कई बड़ी बड़ी कंट्रियां जिनकी ग्रोथ रेट जो है वो 3-4 के आसपास या 3.5 के आसपास लटक रही हैं, उसके मुकाबले में भारत की जीडीपी की नॉमिनल ग्रोथ जो है वो 10.5 के आसपास रहने वाली है। और निर्मला सीतारमण जी ने ये भी एक प्रपोज किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 11.1% से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि पिछले साल के मुकाबले 11.1% ज्यादा कैपेक्स किया जाएगा। यानी कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लियर इंडिकेशन दिया है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही
ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा ध्यान दे भी रहा है। भारत की जो गवर्नमेंट है उनको ये पूरी समझ आ गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया एक पैसा या एक रुपया जो है वो आगे जाके इकोनॉमी में तकरीबन 7 to 8 टाइम्स ग्रोथ में इफेक्ट डालता है। यानी कि अगर आप एक रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, शिपिंग लाइंस, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप खर्च करोगे, एक रुपया अगर खर्च करोगे तो वो आपको इकोनॉमी में 6 से 7 गुना की बढ़त देता है। ठीक है जी। और भारत में एफडीआई का इनफ्लो तो कंटिन्यूसली है ही है। आपने पिछले साल ही देखा था कि भारत की स्टॉक मार्केट जो है वो कहां पहुंच गई, और भारत में बाहर से भी कई देश अपने आकर के अपनी अपनी फैक्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। इसका मतलब भारत में डॉलर का इनफ्लो कॉन्टिन्यूस रहेगा, और अगर डॉलर का इनफ्लो अगर कॉन्टिन्यूस रहेगा तो जाहिर है कि डॉलर के रेट भी कम रहेंगे, ये डॉलर के रेट भी कंट्रोल रहेंगे। अब अगर डॉलर के रेट कंट्रोल रहेंगे तो इसका साफ मतलब है कि भारत को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन करके रख सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कंट्रोल रहेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगा। कम इंटरेस्ट रेट जो है वो भारत की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा पुश देने का काम करेंगे। ठीक है जी। और जो दूसरी हाइलाइट्स हैं उसमें है कि इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो खैर वो हमेशा से ही होता आया है कि इंटरिम बजट्स में कभी भी जो है इनकम टैक्स की स्लैब में चेंज नहीं किया जाता। और इस बजट में किसानों के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। पीएम किसान योजना पे 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। और इसी के साथ भारत ने इस बात पे जोर दिया है कि हमने ऑयल सीड के प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ रिलायंट बनना है। यानी कि पिछले साल आपने या पिछले कुछ साल देखा होगा कि भारत ने काफी ज्यादा खाद्य तेल या एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया है। तो भारत ने अब ये टारगेट ले लिया है कि वो ऑयल सीड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगा या ऑयल सीड प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ रिलायंट बनेगा, ताकि हमें एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंस दी है वो दी है डेयरी फार्मिंग डेवलपमेंट में। वैसे तो भारत जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 है, लेकिन जो प्रोडक्शन रेट है वो अभी भी कई देशों से कम है। तो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पे भी जोर दिया है कि डेयरी फार्मिंग के ऊपर भी काफी सारा रिसर्च और काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी को और आगे बढ़ाया जा सके। अब आती है जो फिशरी डेवलपमेंट्स की बात। जाहिर है फिशरी डेवलपमेंट और सी फूड एक्सपोर्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके ऊपर भी ध्यान देते हुए कहा है कि भारत में 5 नए एक्वा पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें जो है फिशरी डेवलपमेंट्स और सी फूड एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ताकि इससे भी भारत में इनकम आ सके। और दूसरा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया। उन्होंने ये कहा है कि भारत को जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसको हम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकें, ताकि वो लंबे टाइम तक चले। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज या एक और इंपॉर्टेंट चीज टूरिज्म के ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है, और कहा गया है कि टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए जितने भी स्टेट्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा या एक तरह से ग्रांट दी जाएगी, ताकि वो अपने स्टेट्स में जो है वो टूरिज्म की डेवलपमेंट्स की एक्टिविटी को बढ़ा सके। और यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने लक्षद्वीप को एक स्पेसिफिकली मेंशन किया। ठीक है जी। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। और अब आते हैं रेलवे के ऊपर। रेलवे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि 40,000 रेल के डब्बों को
ये सवारी डब्बों को वंदे भारत के तर्ज पे अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है जी, यानी कि वंदे भारत का भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होने वाला है और बहुत जल्दी आपको लगभग पूरे भारत में वंदे भारत की जो नई ट्रेन है वो आपको नजर आएंगी। डिफेंस के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि निर्मला सीतारमन ने आगे के सालों में फिजिकल डेफिसिट्स को 4.5 से कम रखने की बात कही है, यानी कि आगे कुछ सालों में भारत की फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.5 से कम रहेगा। फिलहाल अभी तो 5.2 और पिछले साल 5.8 के आसपास चल रही थी, अब उसको आगे के उसमें 4.5 से भी कम रखने की बात कही गई है। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी कि भारत के गवर्नमेंट ने जो लोअर क्लास इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए एक आवासीय योजना चलाई थी। अब ये डिसाइड किया गया है कि भारत की गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एलोकेट कर दिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए भी घर बनाएगी और उसके लिए तकरीबन 2 करोड़ घर बनाने की योजना करी गई है और उसके लिए कम से कम 2 करोड़ नए घर बनाने का एक प्रयोजन रखा गया है। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट एंड चटपटी बात के ऊपर। भारत के बजट को भारत के लोग ही नहीं, भारत की कोई नेबर कंट्रीज भी बड़े आस के साथ देखती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के बजट में भारत की नेबर कंट्रीज के लिए भी ग्रांट्स और लोन्स का प्रोविजंस होता है और उनको भी ग्रांट्स और लोन्स दी जाती है, जिसमें से जो फिगर्स आई हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अफगानिस्तान को दिया जाने वाला है 200 करोड़, बांग्लादेश को दिया जाने वाला है 120 करोड़, भूटान को दिया जाने वाला है 2668 करोड़। भूटान को सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। नेपाल को दिया जाने वाला है 700 करोड़, जबकि पिछले साल 650 करोड़ रुपए दिया गया था। मालदीव्स को दिए जाने वाला है, या जो प्रोजेक्टेड है या जो प्रावधान रखा गया है वो रखा गया है 600 करोड़, जबकि लास्ट ईयर जो रखा गया था वो था 770 करोड़। ये पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 20 से 22% कम है। और ये भी जो है ये एक प्रावधान रखा गया है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज, चाबहार पोर्ट के लिए इसमें रखा गया है 100 करोड़ रुपीस। ठीक है जी। और मालदीव्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया 600 करोड़ है, और मॉरिशस के लिए रखा गया है 670 करोड़ रुपीस, और म्यांमार के लिए इसमें रखा गया है 250 करोड़ रुपीस। अब इस फिगर्स को देख करके शायद हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सोच सोच के रो रहा होगा कि अगर हमारे भारत के साथ कुछ रिलेशन अच्छे होते तो इसमें से कुछ माल पानी हमको भी मिल जाता। खैर एनीवे, ये तो हो गई उनकी बात। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निर्मला सीतारमन ने बोली है वो बात करी है आईमैक कॉरिडोर के बारे में। उन्होंने ये एम्फेसाइज किया है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फ्यूचर में लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही रिमार्केबली याद रखेंगे कि आईमैक कॉरिडोर यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत में प्रपोज किया गया और वो भारत में स्टार्ट किया गया। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत में जितनी भी एक्सपोर्ट्स है उसको बहुत ही ज्यादा एक बूस्ट मिलेगा और वो भारत के या भारत के साथ साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और ये एक आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात के ऊपर और भी ज्यादा तवज्जो दी है कि आईमैक कॉरिडोर के मामले में या आईमैक कॉरिडोर के थ्रू हम भारत से यूरोप तक एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल और जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड नेटवर्क ऑफ रोड शिपिंग लेन बनाएंगे। तो इसके साथ ये व्लॉग होता है खत्म। अगर मेरी बातों से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि और वीडियो आपको कुछ और किसी टॉपिक के ऊपर बनाना है तो उसके बारे में आप सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।